बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 18। आमिर गरबी का दिल सराय में बहुत घबराता था। ये एक रेगिस्तानी शहर था, लेकिन फौजी नुक्ता नज़र से इसकी बड़ी अहमियत थी। यहाँ से गुजरने वाली शाहरा यरूशलेम, दमिश्क, अंताकिया और उससे ऊपर के शुमाली शहरों की तरफ जाती थी। यहीं से मशरिक़े वुस्ता का रेगिस्तान शुरू होता था। मिस्र का सरहदी शहर होने की वजह से इसे मिस्र का दरवाज़ा भी कहते थे। बिलबेस पर कब्जे के बाद काहिरा तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, क्योंकि दरमियान में और कोई मजबूत किला न था। यरूशलेम और मिस्र में जो जंग हुई थी वो भी बिलबेस पर लड़ी गई थी, जिसमें मिस्रियों को शिकस्त हुई थी। लेकिन मिस्री सिपह सालार ने रास्ते और पुश्ते तड़वा के यरूशलेम के फौजियों के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया था। फिर एक शुभ खबर फैली कि बिलबेस की सरहद पर जंग शुरू हो गई है। जंग किससे हो रही थी इसका किसी को इल्म ना था। आमिर गरबी सो के उठा था कि उसके कानों में जंग की खबर पड़ी। वो शशदर रह गया, क्योंकि जंग सिर्फ यरूशलेम के ईसाई बादशाह मालरिक से हो सकती थी। लेकिन उस वक्त उसकी फौजें शुमाल में सफ़े बांधे खड़ी थी, क्योंकि दमिश्क का सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी यरूशलेम की सरहद तक पहुंच चुका था और किसी वक्त भी एक खौफनाक जंग छिड़ सकती थी। यूं जंगी लश्कर और ईसाई लश्कर में छोटी छोटी झड़पें रोज ही हुआ करती थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि दोनों किसी बड़ी जंग से कतरा रहे थे या फिर मजीद तैयारियों में मसरूफ थे। उन हालात में शाह मालरिक का शुमाली महाज छोड़कर बिलबेस पर हमला करना कुछ समझ में न आता था। ऐसे वक्त में उसे मिस्र से सुलह करना चाहिए थी। आमिर गरबी कपड़े बदलकर शहर घूमने निकल गया। शहर वालों को भी पता ना था कि जंग किससे हो रही है, बस हर शख्स परेशान और खौफजदा था। कुछ दिन पहले मिस्रियों और यरूशलेम के ईसाइयों के दरमियान इसी शहर के मजाफात में जंग हुई थी और मिस्रियों की शिकस्त के बाद इस शहर की शामत आ गई थी। ईसाइयों ने इसे खूब लूटा था। अभी शहर वाले संभल भी ना पाए थे कि जंग एक बार फिर उन पर मुसल्लत कर दी गई। इधर कुछ दिनों पहले काहिरा से कुछ ताज़ा दम मिस्री लश्कर आया था और वजारत माब जरगाम के दोनों भाई फखरुद्दीन हुमाम और नासिरुद्दीन हुमाम फिर शहर में नजर आ रहे थे। उनकी मौजूदगी से शहर वालों ने अंदाज़ा लगाया था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और जल्द या देर जंग के शोले फिर भड़केंगे। आमिर गरबी ने शहर के इस कोने से उस कोने तक के चक्कर लगाए। बाजार और गलियां सूनी पड़ी थी। पैदल चलने वालों और सवारियों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। लोग इस तरह चल रहे थे जैसे भाग रहे हों। आमिर गरबी ने पास से गुजरते हुए एक आदमी को रोक के पूछा, भाई ये कैसी अफवाह है? जंग किससे हो रही है? क्या किसी ने हमला किया है? कुछ पता नहीं भाई, उसने मुख्तसर सा जवाब देकर कदम आगे बढ़ाए। आमिर गरबी ने लपक के उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? आपको कुछ पता नहीं तो फिर परेशानी और घबराहट कैसी? शहर में ऐसा सन्नाटा है जैसे सबको सांप सूंघ गया है। अजनबी ने बेबसी से आमिर गरबी को देखा। बिरादर, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा सख्त बीमार है, मैं हकीम से दवा लेके जा रहा हूँ। आमिर गरबी ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। तुम्हें वाकई बहुत जल्दी होगी, मुझे माफ़ कर देना। अजनबी उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया। आमिर गरबी ने देखा कि एक सवार घोड़ा भगाए चला आ रहा है। कुछ करीब आकर वो रुका, घोड़ा घुमा के पीछे देखा, फिर दोबारा घोड़ा सरपट दौड़ाया। आमिर उसके बारे में कुछ सोच ही रहा था कि वो सवार उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। फिर घोड़े से उतरकर खुद ही आमिर को अस्सलामु अलैकुम कहा। आमिर ने भी उसे जवाब दिया और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। सवार ने एक बार आमिर को सर से पैर तक देखा, फिर खुद ही सिलसिला कलाम शुरू किया। तुम्हें डर नहीं लगता जवां मर्द? किसका डर और किस बात का डर? आमिर ने बेपरवाही से जवाब दिया। बड़े जोर की जंग हो रही है, सवार ने जंग के नुक्ते पर जोर देकर कहा। फिर इसमें डरने की क्या बात है? आमिर ने बगैर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जवाब दिया। अभी तो यह भी नहीं मालूम कि जंग किससे हो रही है और क्यों हो रही है। मुझे मालूम है किससे जंग हो रही है और क्यों हो रही है, सवार ने जवाब दिया। मैं जंग से डरता तो नहीं, लेकिन यह जरूर मालूम करना चाहता हूं कि जंग कौन कर रहा है और क्यों जंग शुरू हुई। बता दो तो मेहरबानी होगी। तुम एक बहादुर जवान मालूम होते हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, सवार ने दोस्ताना लहजे में कहा। तुम्हें याद होगा कि कुछ माह पहले मिस्र के वजीर आजम मलिक शावर को मौजूदा वजीर आजम जरगाम ने शिकस्त देकर मिस्र से भगा दिया था। वो वजीर आजम दमिश्क के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास फरियाद लेकर गया और सुल्तान उसे वजारत वापस दिलाने एक लश्कर लेकर यहाँ तक पहुँच गया है और इस वक्त मिस्री फौज और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शदीद जंग हो रही है। समझे मेरे दोस्त?
सवार की बातें सुन के आमिर गरबी फूले ना समा रहा था। उसने सोचा कि अगर सवार ने सही इतला दी है और दमिश्क का लश्कर उसके बहनोई मलिक शावर को मिस्र की वजारत वापस दिलाने आया है तो उस लश्कर के साथ मलिक शावर भी जरूर होंगे, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहता था। आमिर ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, सवार, अगर ये लश्कर मलिक शावर को वजारत वापस दिलाने आया है तो फिर मलिक शावर भी इसके साथ जरूर होंगे? ये भी कोई पूछने की बात है जवान, सवार ने जवाब दिया। मलिक शावर को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये सुना है कि मिस्र का साबिक वजीर आजम इस लश्कर के साथ है। सवार ने सवाल किया, जवान तुम्हारा नाम क्या है? आमिर ने एहतियात के तौर पर लफ्ज गरबी अपने नाम से हटाकर बताया। सवार ने एक और सवाल किया, तुमने मलिक शावर का इस तरह नाम लिया जैसे तुम उसके बहुत करीब रहे हो। आमिर गरबी की मुसर्रत उसके चेहरे से छलक पड़ी थी। उसने मुस्कुरा के कहा, मलिक शावर मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नाम तो हर एक को मालूम होना चाहिए, लेकिन एक बात तुम भी तो बताओ, तुमने मिस्र के साबिक और मौजूदा वजीरों का तज़किरा इस रवानी से किया है जैसे तुम्हारा ताल्लुक इन दोनों वजीरों या कम से कम एक से जरूर रहा है। अगर मैं कहूं कि तुम गलत कह रहे हो तो ये सवार का सवाल था। मैं समझूंगा कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। आमिर का जवाब भी एक सवाल था। अगर मैं ये कहूं कि तुम सच कह रहे हो तो मेरा जवाब होगा कि मैं मलिक शावर के बहुत करीब हूं, और सच तो यह है कि वो मेरे बहनोई हैं और मैं उन्हीं की तलाश में भटकता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। आखिर आमिर ने खुद को जाहिर कर दिया। बहुत खूब आमिर साहब, इसका मतलब है कि हम दोनों के आका एक ही हैं। सवार के दिल में आमिर की इज्जत एकदम पैदा हो गई। जिस वक्त आका दारुल वजारत पर काबिज थे, मैं उनके मुहाफिज दस्ते में शामिल था। फिर जब बदजात जरगाम ने दारुल वजारत का मुहासरा किया और हम लोगों ने देखा कि अब आका का गिरफ्तारी से बचना मुमकिन नहीं, तो हम आका को एक मुलाजिम के कपड़े पहनाकर दारुल वजारत से बाहर भेज दिया। खुदा का शुक्र है कि वो हिफाजत से निकलकर दमिश्क पहुंच गए और आज शाहाना अंदाज में बिलबेस वापिस आए हैं। मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं बिरादर? आमिर गरबी ने सवाल किया। मेरा नाम कासिमुल हुसैन है और आका मुझे सिर्फ हुसैन कहकर पुकारते थे, कासिम हुसैन ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि आमिर आपका असली नाम नहीं और आपने मेरी तरह कोई नया नाम इख्तियार किया होगा। मेरे नाम का पहला हिस्सा तो आमिर ही है, दूसरा हिस्सा गरबी है जिसे मैंने पोशीदा रखा था। आमिर गरबी ने भी खुल के गुफ्तगू की। अगर वजारत माब मलिक शावर से आपकी मुलाकात हो तो उनसे मेरा नाम आमिर गरबी बताइएगा, वो फौरन पहचान लेंगे। अगर मेरी मुलाकात पहले हुई तो मैं आपका जिक्र करूंगा, और अगर दोनों की एक साथ मुलाकात हुई तो? कासिम हुसैन मुस्कुराया। आमिर गरबी साहब, अब आप मेरे साथ रहेंगे। आका से मेरी सिफारिश तो आप ही करेंगे ना? जरूर जरूर, मौला वो वक्त तो लाए, फिर आप देखेंगे कि मैं किन अल्फाज में आपकी सिफारिश करता हूं। आमिर ने बड़े यकीन से कहा। अब आप मेरे साथ चलिए। कासिम हुसैन का लहजा मौद्दबाना था। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आमिर गरबी ने पूछा, मैं एक सराय में ठहरा हुआ हूं, आप मुझे कहां ले जाएंगे? सवार ने जवाब दिया, हम 4 दोस्त हैं और चारों किराए के एक मकान में रहते हैं। मैं सरहद पर जंग की खबर लेने गया था, वहां मुझे मालूम हुआ कि सुल्तान शाम के साथ हमारे आका मलिक शावर भी तशरीफ लाए हैं। मैं ये खुशखबरी लेकर उनके पास जा रहा था। वो भी हमारी तरह वजारत माब के नमकखार और वफादार हैं। सवार कासिमुल हुसैन ने गौर से आमिर के चेहरे को देखा तो उसे मालूम हुआ कि आमिर ख्यालात में गलताओं पेचा है। किस दुनिया में पहुंचे हुए हैं आमिर गरबी साहब? कासिमुल हुसैन ने उसे चौंका दिया। आमिर ने सर को झटका देकर जवाब दिया, एक बात समझ में नहीं आ रही है कासिम भाई। आमिर ने बिरादराना बेतकल्लुफी का अंदाज इख्तियार किया। इरशाद फरमाइए। मैं सिपाही हूं, ज्यादा समझ बूझ तो नहीं रखता, लेकिन मुमकिन है आपको मशवरा दे सकूं। सवार कासिमुल हुसैन ने बड़े आलिमाना अंदाज में कहा, बात यह है कि पूरे मिस्र में और खासकर बिलबेस में यह खबर आम है कि यरूशलेम के शाह मालरिक और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लश्कर यरूशलेम के शुमाल में आमने सामने सफ आ रहा है। आमिर गरबी की बात पूरी भी ना हुई थी कि सवार कासिमुल हुसैन ने कताए कलाम किया, आमिर गरबी साहब, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैदान जंग में 2 मुखालिफ लश्कर ही सफ आ रहा होते हैं। आमिर गरबी उसकी सूरत देखने लगा। आप वाकई सिर्फ सिपाही हैं। आपने इस पर गौर नहीं किया कि बकौल आपके सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी इस वक्त अपने लश्कर के साथ बिलबेस के शुमाल में मिस्री फौजों से जंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान दमिश्क यरूशलेम के शुमाल में एमालरिक के सामने सफ आ रहा है। कहां बिलबेस और कहां यरूशलेम का शुमाली हिस्सा? सुल्तान दमिश्क एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ महाजों पर कैसे हो सकते हैं, जबकि उन दोनों महाजों का दरमियानी फासला कई मंजिलों के बराबर है। सवार कासिमुल हुसैन बहुत गौर से सुन रहा था। आमिर के चुप होते ही बोला, हाँ ये बात वाकई ताज्जुब की है।
लेकिन ये ताज्जुब की भी बात नहीं, ये भी तो हो सकता है कि शाही यरूशलेम के मुकाबले पर सुल्तान का कोई सरदार हो और सुल्तान खुद बिलबेस के महाज पर लड़ रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि बिलबेस के महाज पर सुल्तान का कोई सरदार हो और सुल्तान यरूशलेम के महाज पर सफ आ रहा हो। आमिर गरबी ने यह कह के कासिम उल हुसैन को बौखला दिया। कासिम उल हुसैन कुछ देर सोचने के बाद बोला, मौला ही जाने इसमें क्या राज है। कासिम उल हुसैन ने हथियार डाल दिए। ये तो खैर मानना ही पड़ेगा कि सुल्तान बिलबेस के महाज पर है। आमिर को उसकी नादानी पे हंसी आ गई। लेकिन ये क्यों मानना पड़ेगा? इसका जवाज क्या है? जवाज यह है कि लोग यही कह रहे हैं। मैंने कई आदमियों की जबान से यही सुना है। सवार कासिम उल हुसैन ने एक निहायत कमजोर जवाज पेश किया। आपने सिर्फ सुना है, एक नहीं कई आदमियों से, लेकिन सुल्तान को अपनी आंखों से किसी ने देखा भी है? आमिर ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। मैंने तो नहीं देखा और जो सुना था वो बयान कर दिया। कासिम उल हुसैन ने अपनी हार मान ली। कासिम भाई, एक तो सुनी सुनाई बात पर एतबार करना गलती है और इससे बड़ी गलती के ऐसी बातों पर यकीन करके उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना। आमिर गरबी कहने को तो कह गया, मगर उसे फौरन ही ख्याल आया कि वो कहाँ का बुजुर्ग है जो दूसरों को नसीहत कर रहा है, इसलिए उसने फौरन ही बात पलट दी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं मैं खुदा न खास्ता आप पर दरोग बयान का इल्जाम लगा रहा हूँ, बल्कि मकसद ये जितलाना है कि अफवाहों पर यकीन ना करना चाहिए, वरना हमारे लिए तो ये बात ज्यादा मुफीद है कि सुल्तान दमिश्क खुद यहाँ तशरीफ लाए हों और यरूशलेम के महाज पर उन्होंने किसी और को भेजा हो। कासिम हुसैन शर्मिंदा हो गया था। उसने माजरत की। आमिर गरबी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अफवाह पर एतबार ना करना चाहिए। आप तो खैर अपने हैं। अगर मैंने यही बात किसी दरबार में कही होती और वो गलत निकलती तो मेरी जान के लाले पड़ जाते। आमिर ने उसे ज्यादा शर्मिंदा करना मुनासिब ना समझा और बात टाल दी। खैर छोड़िए इन बातों को। इस बात की हकीकत आज कल में मालूम हो ही जाएगी। अब बताइए आपके अहबाब कहाँ ठहरे हुए हैं? मुझे उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। चूंकि आमिर गरबी पैदल था, इसलिए कासिम हुसैन भी घोड़े की लगाम पकड़े उसके साथ चलने लगा। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। कासिम हुसैन इसी ख्याल में खोया हुआ था कि उसे आमिर गरबी जैसा मुफीद आदमी मिल गया है, जिसकी सिफारिश से वो अपने साबिक ओहदे पर न सिर्फ बहाल हो जाएगा बल्कि अपने आका की नजरों में भी पहले जैसी इज्जत हासिल करेगा। आमिर गरबी तो इस ख्याल ही से खिला जा रहा था कि उसका वजीर आजम बहनोई तुर्कमानों के एक अजीम लश्कर की मायत में मिस्र वापस आया है और उस लश्कर की मदद से एक बार फिर अपना खोया हुआ वकार बहाल कर लेगा। उसकी खानदानी खुशियां वापस आ जाएंगी। उसकी जरताज सामने खड़ी मुस्कुराती नजर आ रही थी। अगर उनकी मंजिल न आ जाती तो वो उसी तरह ख्यालों में खोए रहते। कासिम हुसैन एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। ये मकान एक औसत दर्जे का था और जिस आबादी में वो खड़े वो भी मुतवस्सित दर्जे से ताल्लुक रखती थी। कासिम हुसैन ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। तीसरी मर्तबा दरवाजा खुल गया और एक आदमी ने गर्दन निकाल के उन्हें देखा और आमिर गरबी के मुंह से एकदम निकला, कामिल भाई आप? वो मलिक शावर का दूसरा बेटा कामिल ही था। मलिक शावर का बड़ा बेटा अली पहले ही मारा जा चुका था। ये दूसरा बेटा था। कामिल ने भी आमिर गरबी को पहचान लिया और दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। आमिर ने भी अपने बाजू फैलाए और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखें नमनाक हो गईं। कासिम हुसैन हक्का बक्का उन्हें देख रहा था। जब वो बगलगीर होकर अलग हुए तो कासिम हुसैन ने कामिल से शिकायतन कहा, कामिल तुमने तो अपना नाम असद बताया था। कामिल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, हाँ कासिम भाई, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल में। आमिर गरबी ने बात काटते हुए कहा, कासिम भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वजारत माब मलिक शावर के दूसरे बेटे कामिल हैं। इनके बड़े भाई का नाम अली और छोटे का नाम ता है। कासिम ने कहा, कामिल ने हमें कुछ नहीं बताया, मैं तो इन्हें असद के नाम से जानता हूँ। कामिल ने सरगोशी की, अंदर आ जाओ, सड़क पर खड़े होकर बातें करना मुनासिब नहीं। सब मकान के अंदर चले गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और यरूशलेम के शाह एमालरी के लश्कर आमने सामने पड़े थे। उनका दरमियानी फासला 5 मील से भी कम था। यूं तो दूसरे तीसरे दिन एक झड़प हो जाया करती थी, लेकिन तबले जंग अभी नहीं बजा था। सुल्तान को मिस्र से इतला आने का इंतजार था। उसने शिरकों को रुखसत करते वक्त ताकीद कर दी थी कि वो हर मंजिल से एक तेज रफ्तार सवार के जरिए अपनी खैरियत भेज दिया करे। चुनाचे सुल्तानी लश्कर और शिरकों के लश्कर के दरमियान बर्क रफ्तार कासिदों का सिलसिला बंधा हुआ था। शिरकों को मिस्र पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मिस्र के माजूल वजीर आजम की नजरों में इक्तदार की देवी रक्स कर रही थी। उसके साथ आने वाला शामी लश्कर अगरचे तादाद में कम था, लेकिन उसे मालूम था कि शिरको एक गुर्गे 12 दीदा सिपे सालार हैं। ऐसे लोग कम तादाद से टिड्डी दिल लश्कर को भगा दिया करते हैं।
फिर उसे अपने मिस्री भाइयों से भी बड़ी उम्मीदें थी। जरगाम के मुकाबले में आवाम की नज़रों में उसकी ज़्यादा इज्जत थी। वह उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मलिक शावर ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अगरचे मिस्र के 1/3 इलाके का सुल्तान दमिश्क से सौदा किया था, लेकिन ये बातें सोचने का वक्त ना था। वो शिरकों के घोड़े से घोड़ा मिलाए चल रहा था। 27 साला सलाहुद्दीन यूसुफ का दमिश्क से बाहर निकलने का यह पहला मौका था। यूं कहना चाहिए कि सलाहुद्दीन अपनी अमली जिंदगी में पहला कदम रख रहा था। 27 साल की उम्र कम नहीं होती, लेकिन पता नहीं कि उस वक्त तक उसने खुद किसी जंग में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की या सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी उसकी तरबियत इस तरह कर रहा था कि सलाहुद्दीन की जिंदगी के माहो साल का नुकसान दरअसल उसके हक में मुफीद साबित हो। सलाहुद्दीन पर भी उस सफर का एक अजीब किस्म का कैफ सवार था। उसने पहले मिस्र जाने से इनकार किया था, लेकिन जब शिरकों ने उसे बताया कि सुल्तान ने उसकी तरबियत किसी ऐसे ही वक्त के लिए की थी तो वो आमादा हो गया, लेकिन बड़ी दिली के साथ। यरूशलेम का शाह अपने शुमाली इलाकों को बचाने की फिक्र में था। सुल्तान दमिश्क ने अगरचे अब तक हमला नहीं किया था, लेकिन उसका हर वक्त इम्कान मौजूद था। इसलिए उसने मशरकी वुस्ता की तमाम ईसाई रियासतों से मदद तलब कर ली थी और उनकी इमदादी फौजें यरूशलेम पहुंचना शुरू हो गई थी। दूसरी समत सलाहुद्दीन अपने चचा शिरकों के साथ रेगिस्तान के सख्त सफर का तजर्बा कर रहा था। उसका अबलग घोड़ा बार बार शिरकों के घोड़े से आगे निकल जाता था। उमराए नूरिया में से बाज अमीर उस नौजवान और नातजर्बाकार शहसवार को कड़ी नजरों से देख रहे थे और बाज उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। उमरा शिरको और सलाहुद्दीन के खानदानी पस मंजर से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि ये वो जवान है जिसके बाप नजमुद्दीन अयूब ने एक अहम मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी को अपने किला तिकरीत में पनाह दी थी। फिर जब नजमुद्दीन अयूब को गर्दिश आसमान के तहत किला तिकरीत से जिल्लत के साथ निकलना पड़ा तो उसे अमीर इमादुद्दीन जंगी ने, जो उस वक्त मौसल का अमीर था, इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार से मुंसलिक कर लिया था। उसके सिले में नजमुद्दीन अयूब और उसके भाई असदुद्दीन शिरको ने जंगी खानदान की खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी। शाह यरूशलेम ये इंतजार ही करता रहा कि कब सुल्तान दमिश्क उस पर हमला करे और वो मुकाबले की सूरत में उसके सर पर मुसल्लत उस बला को भगा सके। शाह यरूशलेम को बहरी रास्ते से शुमाली इलाकों की ईसाई रियासतों से फौजी मदद भी पहुंच गई थी, मगर उसकी हिम्मत ना पड़ रही थी कि खुद आगे बढ़ के जंग का आगाज करे। वो उसी कश्मकश में था कि दूसरी तरफ शिरकों का लश्कर रेगिस्तान को रोनता हुआ बिलबेस के करीब पहुंच गया। शिरकों ने बिलबेस से एक मंजिल पहले 200 सवारों का एक हरावल दस्ता तरतीब देकर उसे सलाहुद्दीन की कमान में आगे भेज दिया था। सलाहुद्दीन को हुक्म था कि वो बिलबेस की मिस्री चौकी पर आंधी और तूफान की तरह हमला करके उनका दिफाई निज़ाम दरहम बरहम करके पीछे हटाए ताकि शिरकों को अपने सवारों के साथ भरपूर हमला करने का मौका मिल सके। जैसा कि पहले कहा गया है कि यह सलाहुद्दीन की पहली जंग थी। उसने दिल में मुसम्मम तहिया किया था कि वो इस पहले ही मार्के में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करेगा। उस वक्त वो लश्कर से आगे था और उसका घोड़ा रानों से निकला जा रहा था। उसने अपने साथी सवारों को समझा दिया था कि दुश्मन की चौकी सामने मौजूद है, इसलिए वो हमले के ऐलान का इंतजार किए बगैर तेजी से हमला करें और दुश्मन को तहस नहस करके वापस निकल आए। अजीब बात यह थी कि सलाहुद्दीन और उसके सवार पूरी रफ्तार से बिलबेस की चौकी की तरफ बढ़ रहे थे और बिलबेस की चौकी की फौज अगरचे मुकाबले के लिए तैयार थी, लेकिन वो सख्त परेशान थी कि उसकी तरफ आने वाले ये तूफानी सवार दुश्मन से ताल्लुक रखते हैं या किसी दोस्त मुल्क के हैं। उनकी जहन माऊफ और अकल हैरान थी कि इस रेगिस्तान में ये सवार कहाँ और किधर से आ गए। उन्हें यह तो मालूम हो गया था कि सुल्तान शाम अपने लश्कर के साथ दमिश्क से निकला है, लेकिन उसका रुख तो यरूशलेम की तरफ था और ये आने वाले रेगिस्तानी इलाके की तरफ से आ रहे थे जहां दूर दूर तक किसी रियासत का नाम ना था, बल्कि यह रेगिस्तान मिस्र और यरूशलेम के दरमियान बटा हुआ था। सलाहुद्दीन के साथ सिर्फ 200 सवार थे, लेकिन उसने सवारों को दूर दूर तक फैला दिया था और उन्हें 10-10 सवारों की टोलियों में इस तरह जरा फासले से चलना था कि वो एक सफ की बजाय आगे पीछे कई सफ़े मालूम हो। मिस्री फौज की कमान जरगाम के दोनों भाइयों नासिरुद्दीन हुमाम और फखरुद्दीन हुमाम के पास थी। मिस्री फौज ने सफ़े बांध ली थी, मगर अभी हमले का हुक्म ना मिला था। उनका ख्याल था कि आने वाला लश्कर या तो अपनी शनाख्त कराएगा या फिर कुछ फासले पर रुक कर सफ़ें तरतीब देगा, जो जंग का तरीका है। लेकिन आने वाले सरपट घोड़े दौड़ाए चले आ रहे थे। उन्हें यह कतई अंदाजा ना हो सका कि हमलावरों की तादाद सिर्फ 200 सवारों पर मुश्तमिल है, वरना शायद वो कोई और तरीका इख्तियार करते। सलाहुद्दीन का हमला अचानक तो ना था, लेकिन इस कदर तेज था कि मिस्री रिसालादारों को फौज आगे बढ़ाने में जरा देर लगी और उस वक्त तक शामी लश्कर उसके सर पर पहुंच गया।
मिस्रियों के घोड़े तेज भी ना हुए थे कि पहले उन पर तीरों की बाढ़ पड़ी, फिर सलाहुद्दीन के सवार तलवारें सौंत सौंत के आन पड़े। मिस्री उस बलाए नागहानी से घबरा उठे। उनको यूं महसूस हुआ जैसे दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शामियों ने पहले हमले में उन्हें नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन मिस्र की टिड्डी दिल फौज के सामने 200 सवारों की तादाद ही क्या होती है। थोड़ी देर दस्त ब दस्त लड़ने के बाद सलाहुद्दीन ने अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। अगर वो जरा भी देर करता तो उसके सवारों का घिर जाना मुमकिन था। चुनाचे सलाहुद्दीन जिस तेजी से हमलावर हुआ था, उसी तेजी से अपने सवारों को दुश्मन की फौजों के उस समंदर से निकाल ले गया। उस हमले में 10 मिस्री मारे गए और 100 जख्मी हुए। शामी सवारों में सिर्फ 5 आदमियों को मामूली जख्म आए। शामी वापस हो गए तो मिस्रियों ने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन यह राज अब तक ना खुला था कि हमलावर कौन है और उन्होंने किस वजह से हमला किया। मिस्रियों को ज्यादा हैरान ना होना पड़ा। उनके एक जासूस सवार ने जो हमलावरों के पीछे गया था, उसने आकर बताया कि एक बड़ा शाही लश्कर इधर बड़ा चला आ रहा है। हमलावर सवार उसी लश्कर के हरावल दस्ता थे। नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम के होश उड़ गए। फखरुद्दीन ने कहा, यह वही लश्कर है जिसके बारे में यरूशलेम में अफवाह गर्म हुई थी कि सुल्तान दमिश्क यरूशलेम की तरफ आ रहा है। नासिरुद्दीन ने सोचते हुए कहा, फखर भाई, हमने तो यरूशलेम में यह भी सुना था कि लश्कर की कमान खुद सुल्तान कर रहा है, लेकिन हमारे जासूस शामी लश्कर की तो निशानदही करते हैं, लेकिन सुल्तान के बारे में कुछ नहीं बताते। फखरुद्दीन दूर की कोड़ी लाया। यह भी तो हो सकता है कि सुल्तान ने 2 लश्कर तरतीब दिए हों, निस्फ यरूशलेम भेजे हों और निस्फ हम पर हमला करने के लिए भेजे हों। नासिरुद्दीन बोला, अगर सुल्तान ने ऐसा किया है तो वो इंतहाई नादान है। क्या उसमें इतनी ताकत है कि 2 बैक वक्त महाजों पर जंग कर सके? ये खैर सुल्तान ही बेहतर जानता होगा। फखरुद्दीन हुमाम ने डींग मारी, अगर सुल्तान इस लश्कर के साथ नहीं है तो हम इसे रेगिस्तान में घेर घेर के मारेंगे। इसी दौरान एक और जासूस सवार आ पहुंचा। नासिरुद्दीन ने उसे फौरन अपने पास बुलवा लिया। सवार उसके सामने आया, मगर वो बहुत घबराया हुआ था। नासिरुद्दीन ने दरियाफ्त फरमाया, दुश्मन देख के तेरी जान क्यों निकल गई? इस कदर घबराया हुआ क्यों है? जासूस ने खुद को संभाला और बोला, सिपह सालार, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुन के आपको यकीन नहीं आएगा। तू बुजदिल है, लेकिन तेरे सिपह सालार बुजदिल नहीं। क्यों फखर भाई? नासिरुद्दीन ने भाई की हिमायत चाही। बिल्कुल ठीक है, यह लश्कर देख के डर गया है, फखरुद्दीन ने बड़े फख्र से कहा। जासूस सवार ने मुंह बना लिया, जी हां, वही मलिक शावर जिसे हमारे वजारत माब जरगाम ने शिकस्त दी थी, वो जिंदा बचकर दमिश्क पहुंच गया था। वो अब शामी लश्कर के साथ वापस आया है और हमसे जंग करके दारुल वजारत पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम सब कुछ सुन रहे थे, मगर हल्क से उनकी आवाज ना निकलती थी। बड़ी मुश्किल से नासिरुद्दीन खुद पर काबू पा सका। उसने थूक निकलते हुए कहा, तो फिर क्या हो गया जो मलिक शावर आ गया? हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? फखरुद्दीन ने हाँ में हाँ मिलाई। नासिरुद्दीन ने गर्दन अकड़ाई, उसे पहले भी तो शिकस्त हुई थी, अब भी शिकस्त देंगे। और क्या, पहले भी शिकस्त दी थी, अब की बार उससे बड़ी शिकस्त देंगे। फखरुद्दीन भी अकड़ गया। मलिक शावर के अलावा दमिश्क के अमीरुल उमरा भी लश्कर के साथ हैं। जासूस ने मजीद बताया। अमीरुल उमरा कौन? ये कौन सा शख्स है? फखरुद्दीन ने पूछा। जासूस ने बताना शुरू किया, उसका नाम असदुद्दीन है, लेकिन शुजात की वजह से उसे शिरको का खिताब मिला है। शिरको सुल्तान दमिश्क के तमाम अमीरों का सरदार है और अमीरुल उमरा कहलाता है। अच्छा, देखा जाएगा। मैं कहता हूं जो हमसे टकराएगा उसका यरूशलेम के शाह जैसा अंजाम होगा। फखरुद्दीन ने जवाब दिया और नासिरुद्दीन की तरफ देखा। नासिरुद्दीन ने सर हिला के उसकी तायद की। सलाहुद्दीन छापा मारकर कामयाबी से अपने लश्कर में पहुंच गया। जब उसने शिरको को बताया कि उसने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी बर्क रफ्तारी से उन्हें जा लिया, तो शिरको ने सलाहुद्दीन को शाबाश दी। शाबाश सलाहुद्दीन, तुमने साबित कर दिया कि तुम नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे हो। सलाहुद्दीन अय्यूब अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने कहा, मुझे अपने बाप पर फख्र है, लेकिन मेरी तरबियत आपने की है। फनून सिपागरी की ऊंच नीच मैंने आप ही से सीखी है। समझदार सलाहुद्दीन। शिरको ने उसकी पेशानी चूम ली। असल ये सब हमारे जीशान सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की तहजीब और तवज्जो का फैज़ है। सुल्तान अली मकाम ने तुम्हें हमेशा नसीहत की कि तुम उनकी ज़ात में गौर करो और उन जैसा बनने की कोशिश करो। क्या ये सुल्तान की दूर अंदेशी नहीं कि उन्होंने तुम्हारे इम्तिहान के लिए एक ऐसा महाज मुंतखब किया जिससे तुम कतई नावाकिफ थे? इस महाज की कामयाबियां और नाकामियां तुम्हारा मुस्तकबिल तरतीब देंगी। मैंने भी तुम्हें हरावल दस्ते में रखकर तुम्हारी तलवार का लोहा आजमाया है। खुदा का शुक्र है कि तुम दुश्मन को हैरत ज़दा करके बगैर किसी नुकसान के वापिस आ गए। उस वक्त लश्कर के साथ आने वाले उमराए नूरिया भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सलाहुद्दीन की तारीफ में कोई लफ्ज नहीं कहा।
दरअसल उमराए नूरिया में ऐनुद्दौला सलाहुद्दीन की सलाहियत का कायल होने के बावजूद उसका मुखालिफ था। उसने दरबार खास के एक इजलास में सलाहुद्दीन की शिरकत पर एतराज़ किया था। बाकी उमरा सलाहुद्दीन को पसंद करते थे। वो अपनी निजी महफिल में सलाहुद्दीन की सलाहियत की तारीफ करते थे। उस वक्त वो इस वजह से खामोश थे कि ऐनुद्दौला एक बदमिजाज और मगरूर अमीर था। अगर वो सलाहुद्दीन की तारीफ करते तो जाहिर था कि ऐनुद्दौला उसकी मुखालफत करता। इस तरह बात बढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जंगी महाज पर उमरा के दरमियान किसी किस्म की नाचाकी पैदा हो। शिरकों ने हरावल दस्ते से हमला करके मिस्रियों को हिला दिया था। उस हमले के अलावा जब नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम को मालूम हुआ कि शामी लश्कर के साथ मिस्र का साबिक वजीर आजम मलिक शावर भी है, तो उनके औसान खता हो गए। जासूस के सामने अपना वकार बरकरार रखने के लिए दोनों भाइयों ने बड़ी डींगे मारी थी, लेकिन जब जासूस चला गया और उन्हें तन्हाई नसीब हुई तो वो सर जोड़ के बैठे। नासिरुद्दीन ने मशवरा दिया, अगर हो सके तो शाही लश्कर से सुलह कर ली जाए। फखरुद्दीन उससे ज्यादा परेशान था। सुलह तो उस वक्त हो सकती थी जब मलिक शावर इनके साथ ना आया होता। हम सुलह किन शराइत पर करेंगे? शामी लश्कर मलिक शावर के साथ इस तरह तो ना आया होगा। उसने मलिक शावर से जरूर कोई मुआहिदा किया होगा। तो फिर ठीक है। नासिरुद्दीन के दिमाग में एक तरकीब आ गई। हम शामी सिपह सालार के सामने शर्त रखेंगे कि अगर वो जंग से बाज आ जाए तो हम उससे मलिक शावर से ज्यादा अच्छी शराइत पर सुलह करने पर आमादा हैं। फखरुद्दीन को भी यह तरकीब अच्छी मालूम हुई। ये तरकीब यकीनन कारगर साबित होगी, लेकिन पहले यह तय करो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं सका। नासिरुद्दीन उलझने लगा। हमें सुलह करनी है या किसी के गले में घंटी बांधनी है? मेरा मतलब है कि शामी सिपह सालार से गुफ्तगू करने कौन जाएगा? फखरुद्दीन ने वजाहत की। मैं जाऊंगा, नासिरुद्दीन ने सीने पर हाथ रख के कहा। नासिरुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, तो फिर तुम भी साथ चलो। शाही यरूशलेम के दरबार में भी हम दोनों ही गए थे। ये तो ठीक है, लेकिन वहां हमारा दुश्मन मलिक शावर भी मौजूद है। फखरुद्दीन ने जवाब देने के बाद नासिरुद्दीन के चेहरे को देखा। मलिक शावर का नाम सुन के नासिरुद्दीन का चेहरा उतर गया था। वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसे कोई जवाब ना सूझ रहा था। फखरुद्दीन ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। हम दोनों के एक साथ जाने में एक और भी खतरा है। नासिरुद्दीन ने घबरा के पूछा। और कौन सा खतरा है फखरुद्दीन? हम मिस्री फौज के सिपह सालार हैं। अगर मलिक शावर ने शामियों को यह बता दिया तो हो सकता है कि हम दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। फखरुद्दीन ने उस नए खतरे की तरफ इशारा किया। फखरुद्दीन ने फखर की बजाय बड़े गरूर से ऐलान किया, हम मुकाबला करेंगे, खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला। नासिरुद्दीन ने उसकी आवाज में आवाज मिलाई। मलिक शावर पहले बच गया था, लेकिन इस दफा हमारी तलवार से नहीं बच सकता। उसकी लाश को दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर लटकाया जाएगा। लेकिन ये सब बातें ही बातें थी। चंद ही लम्हों बाद दोनों भाइयों को फिर फिक्रों ने घेर लिया। फखरुद्दीन हुमाम ने गुलूगीर आवाज में कहा, भाई नासिरुद्दीन, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। नासिरुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, मेरी दाईं आंख फड़क रही है फखरुद्दीन भाई। नहूसत, बहुत बड़ी नहूसत। फखरुद्दीन ने ऐलान कर दिया, एक आंख फड़के तो मामूली मुसीबत, और दोनों आंखें फड़कें तो फिर खतरनाक किस्म की मुसीबत आती है। फिर क्यों ना शामी लश्कर से सुलह कर ली जाए। नासिरुद्दीन ने एक बार फिर सुलह की बात शुरू की। राय माकूल और काबिल अमल है। फखरुद्दीन ने इत्तेफाक किया। मेरा ख्याल है कि मुसीबत से जान छुड़ाने की खातिर हमें आधा मिस्र शामी लश्कर के हवाले कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारे पास क्या बचेगा? शाही यरूशलेम को एक कसीर रकम सालाना भी अदा करनी पड़ती है। नासिरुद्दीन ने याद दिलाया, अगर आधा मुल्क शामियों को दे दिया गया तो उस बीमार खलीफा की फजूल खर्चियों के लिए रकम कहां से आएगी? फखरुद्दीन ने बात को ख़त्म करने के लिए कहा, इन फजूल बातों में हम वक्त ज़ाया करते रहे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बेहतर है कि खलीफा का वजीफा बंद कर दिया जाए और शाही यरूशलेम को सालाना रकम भी ना अदा की जाए। फखरुद्दीन और नासिरुद्दीन हुमाम में ना तो दूर अंदेशी थी और ना तजर्बा। जरगान के भाई होने की बिना पर उन्होंने मिस्री लश्कर की सिपह सालारी आपस में बांट ली थी। दोनों अपने आप को सिपह सालार कहलवाते थे और बारी बारी से सिपह सालार के फराइज अदा करते थे। उनकी गुफ्तगू का ना सर था ना पैर। खतरा सर पर खड़ा था और वो फजूल बातों में वक्त गुजार रहे थे। कभी मुल्क का बंटवारा करने की स्कीम बनाते तो कभी यरूशलेम का खिराज बंद करने का सोचते, लेकिन जंग करने की कोई बात ना करता। उनके पास उस वक्त भी काफी फौज थी। अगर वो सही हिकमत अमली तरतीब देते तो हमलावरों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे।